हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने प्लेटो को करा रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, जिससे आपके प्लेटो से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक बार जब मैं ये पूरी ख़त्म करवा दूंगी पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊँगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन मैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू करा रही हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको कंपरेटिव पॉलिटिक्स भी क्लास है। 1000 क्वेश्चन सीरीज है जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ है। अगर आपने नहीं देखा उसे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आपको किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज हम अरस्तु करेंगे, एरिस्टोटल। देखो, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं बहुत ही मतलब जैसे थ्योरी की भी क्लास ले रखी हूँ, जिससे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी की भी काफ़ी सारी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और वो मैं यूजीसी के नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रखा है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। अगर आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हो जून में या दिसंबर में, या यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, या बिहार का दे रहे हो, कोई भी स्टेट का दे रहे हो, बस आप अपना सिलेबस देख लेना एक बार। बाकी लगभग मोर और लेस सिलेबस सेम ही है। यूजीसी नेट से थोड़ा बहुत कुछ कुछ पार्ट्स अलग होते हैं, मैं मानती हूँ। तो आप अपने स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना, अपना सिलेबस देख लेना। अगर आपके सिलेबस में ये पार्ट्स है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अरस्तु अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व। और इनकी जो पूरा काल है, 322 में इनकी मृत्यु हुई। तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टागिरा स्टागिरा नामक स्थान पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजयी महत्वाकांक्षी रखने वाले सिकंदर का गुरु था। तो जो अरस्तु है उसके गुरु प्लेटो हुए, और अरस्तु जो है किसका गुरु है? सिकंदर का है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता, जैसे देखो, प्लेटो राजनीतिक दर्शन के पिता माने जाते हैं, तो अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा? 4 ऑप्शन दे देगा। तो अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने लिसियस नामक जैसे देखो, एकेडमिया प्लेटो ने शैक्षणिक संस्थान बनाया था, तो अरस्तु के शैक्षणिक संस्थान का क्या नाम था? लिसियम था, जो 335 ईसा पूर्व में खोली गई थी। अरस्तु द्वारा अगमनात्मक, द्वंद्वात्मक, उद्देशीय, अन्वीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। ये विचारक आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपने विचार अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल देना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए, ये है ऐसा जरूरी नहीं है, क्या होना चाहिए, इस पे ये बल देते हैं। अरस्तु एथेंस से काल्चिस भाग गए थे तथा एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके। ठीक है, अरस्तु जो है एथेंस से काल्चिस भाग गए थे ताकि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके। अध्ययन पद्धति, तो अरस्तु का अध्ययन पद्धति स्वदेशात्मक पद्धति है, टेलियोलॉजिकल कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। उद्देश्यात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। अरस्तु ने स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। ठीक है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ऐसा कोटेशन आता है, देखो नीचे दिया ही गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, या राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। ठीक है, ये कोटेशन भी पूछा जाता है एग्जामों में। स्वदेशात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय, तो लकड़ी, मटेरियल काउस, एफिशिएंस काउस, फॉर्मल काउस
और फाइनल काउज। देखो, लकड़ी, निर्माण के यंत्र, मेज का विचार और मेज का निर्माण। स्वर्ण, ये भी पूछा जाता है, स्वर्णिम माध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? तो अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है। यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया। अब राज्य के बारे में उन्होंने क्या सोचा? तो राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव एवं राज्य है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं आंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। ठीक है, व्यक्ति का नैतिक विकास, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। ये भी कोटेशन पूछा जाता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, या तो वह पशु है या देवता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता, शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या न ज्यादा न कम होनी चाहिए। राज्य का आकार भी न ज्यादा कम न ज्यादा छोटी होनी चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान, साहसी, दोनों मिला जुला रूप होना चाहिए। आंगिक राज्य के समर्थन राज्य को व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसीलिए अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य एक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो, अरस्तु, हीगल ये ग्रीन राज्य का विचार आंगिक मानते हैं। अरस्तु ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन कहा है। उनके अनुसार जीव विज्ञान में भी भौतिक शरीर का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी जीवन यापन है। अरस्तु ने व्यक्ति के जीवन के निजी या पारिवारिक भाग को भौतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए माना है, जबकि सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए उसे सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया है। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा। अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं, आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष। से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक पक्ष है। मतलब आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, जिसका अभिप्राय राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती है जो पशुओं से मिलती है, परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुणी जीवन यापन से है जो ईश्वर की विशेषता के समान है। इसलिए राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करना। यह विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। परिवार का विचार। अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया। परिवार में अरस्तु ने पति, पत्नी, बच्चे, दास को शामिल किया। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति, पत्नी, बच्चे एवं दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक को होता है, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। ठीक है, आगे है अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। डनिंग के अनुसार जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी की होती है। जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया शासन राज्य का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता है।
परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना है, जबकि राज्य का नैतिक आवश्यकता पूर्ण होती है। परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार एवं गांव से मिलकर होता है, अतः राज्य परिवार एवं गांव से गुणात्मक एवं व्यापक तथा तुलनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। दास प्रथा का विचार। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास है जो विवेक शून्य है। ठीक है, अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवित संपत्ति एवं परिवार का भाग है। जो दास जो है ना, मनुष्य की जीवित संपत्ति का भाग है। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क। अब दास प्रथा के समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं? तो अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीन पर शासन करे, अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। दास प्रथा दासों एवं स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने में स्वामी को शासन कार्य में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। दासों के लिए इसलिए उपयोगी क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया है। बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा मानवीयता का तत्व मौजूद है। तो अरस्तु ये नहीं बोलते हैं जो जन्म से जो अगर दास है तो जरूरी नहीं है कि मरते समय भी दास रहे। अगर उसमें नैतिक गुण का विकास हो जाए तो उसे दासता से मुक्ति भी मिल जाएगी। आधुनिक दास एवं अरस्तु के दास में क्या क्या अंतर है? तो देखो, आधुनिक दास प्रथा 18वीं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय बर्बर व्यवहार किया जाता था। दासों को खुले आम खरीदा एवं बेचा जाता था। इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। अरस्तु की दास प्रथा की विशेषता क्या क्या है? तो अरस्तु युद्धबंदियों को दास की श्रेणी में नहीं रखता था। उसके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्य करेंगे। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाए तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप है। उसने तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजाति को ही दासों में रखा जाएगा। यूनानियों को उन्होंने दासों की श्रेणी में नहीं रखा है। विधि का शासन। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया। अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अनुभवों की संचित निधि है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। विधि जो है वासना रहित विवेक है। विधि को वासना रहित विवेक किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में कहा है, जब व्यक्ति विधि एवं न्याय से परिपूर्ण होता है तो सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। अरस्तु के अनुसार विधि अवैयक्तिक होती है क्योंकि विधि शासन एवं शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। शासक एवं शासित दोनों विधि के लिए समान है। शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। शासन का आधार शासितों की सहमति है। नागरिकता। अब नागरिकता के बारे में उनका क्या विचार है? तो अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक है जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। बारकर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य को में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। अरस्तु ने नागरिकता का से सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से है या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होती। किनको किनको नागरिकता नहीं बोले वो? देखो, महिला, शिल्पी, बूढ़े, बच्चे, दासों और विदेशियों को वो नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखते। अरस्तु का कहना है कि जो प्रकृति का नियम है ये वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है।
अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। नागरिक के गुण। अरस्तु के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता, उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं। एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस एवं न्याय आदि होते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक और नागरिक दोनों का गुण होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। संपत्ति का विचार। तो व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। नैतिकता आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक है। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होती है, प्राकृतिक तरीके से और शोषण की विधि से। तो अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि करना इत्यादि संपत्ति अर्जन के प्राकृतिक तरीके हैं। शोषण के द्वारा व्यापार वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति, लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानते हैं। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विपरीत विस्तार है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। अरस्तु संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तु ने संपत्ति वितरण के 3 तरीके बताए हैं, व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग। सामूहिक संपत्ति व्यक्तिगत उपभोग, सामूहिक संपत्ति सामूहिक उपभोग। अरस्तु प्रथम वितरण के तरीकों को सबसे अच्छा मानते। तो कौन सा सबसे अच्छा? व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग। अब ये क्रांति का विचार, अरस्तु की क्रांति के विचार क्या है? तो अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणाली में परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन। इसके अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता और समानता की आकांक्षा है। उनके अनुसार 2 प्रकार की समानता, निरपेक्ष समानता, अनुपातिक समानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना है। इसलिए क्रांति अमीर गरीब दोनों वर्गों द्वारा होती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा, सम्मान की लालसा। इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित एवं योग्य को अपमानित करना, शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हों। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। समाज में गरीब एवं धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना। विशेष शासन प्रणाली में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार है। प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्ति के विरुद्ध भड़काकर धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो। जब एक लोकप्रिय नेता समूचे शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र के आपसी झगड़े एवं गुटबंदी द्वारा होती है। इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण है। कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण शासक वर्गों का आपसी मतभेद, किसी जन आंदोलन नेता द्वारा शासन के विरुद्ध भावनाएं भड़काना एवं शासकों का आलसी हो जाना। क्रांति रोकने के क्या क्या उपाय उन्होंने बताया है? तो देखो, क्रांति रोकने के उपाय हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग का शासन है। जनता में अपने कानून के पालन एवं उनके प्रति सम्मान की भावना है हो। शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो। समाज में विषमता का अभाव हो। एक व्यक्ति वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित न करे। सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा न हड़पी जाए।
शिक्षित पद्धति ऐसी हो जिसमें व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो। एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता है और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। समानता की आकांक्षा धनी एवं गरीब वर्ग के लिए भिन्न होती है। अरस्तु ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया। अत्याचार तंत्र का निर्माण राजतंत्र की क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का स्वरूप है, जिसके अनुसार संविधान निम्न विशेषताएं हैं: विभाग का निर्धारण एवं बंटवारा, सर्वोच्च सत्ता का केंद्र का निर्धारण, राज्य के उद्देश्य का उल्लेख, सरकार का वर्गीकरण, शासन कार्य में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित, शासकों एवं उद्देश्य अर्थात शासक जनहित में या स्वहित में काम करते हैं के आधार पर अरस्तु का वर्गीकरण आधारित है। शासन प्रणाली का वर्गीकरण। उन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन किया है। ठीक है, कौन कौन सी है देखो। राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन। कुलीन तंत्र, कुछ व्यक्ति का शासन। संवैधानिक तंत्र, बहुत लोगों का शासन। और उसी को पॉलिटी बोलते हैं। पॉलिटी है संभ्रांत लोगों का शासन मतलब। और शासन का भ्रष्ट रूप देखो, निरंकुश, गुटतंत्र और लोकतंत्र। ये देखो, ये तीनों अच्छा हुआ। संवैधानिक शासन तंत्र, इसी को पॉलिटी बोलते। देखो ये 3 अच्छा हुआ। और इसी का विकृत रूप हो गया कुलीन तंत्र, गुटतंत्र और लोकतंत्र। देखो तो राजतंत्र का विकृत रूप हो गया निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का विकृत रूप हो गया गुटतंत्र, और संवैधानिक शासन तंत्र को लोकतंत्र बोले। तो अरस्तु उस समय बताते हैं, अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ रूप होती है क्योंकि यह 2 प्रकार की शासन पद्धतियों का मध्यम मार्ग होता है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी लोकतंत्र एवं गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। अरस्तु के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है क्योंकि इससे सर्वोच्च सद्गुण पाए जाता। मतलब उस समय के लिए सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र को मानते थे, बट ऐसे सबसे बेहतर शासन प्रणाली पॉलिटी यानी ये संवैधानिक शासन था, जिसमें दो मतलब बोलते हैं गुटतंत्र और लोकतंत्र का सम्मिलित रूप है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल हो, इन दोनों के मिश्र रूप को पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ साथ गरीब लोगों भी शामिल हो। इस प्रकार पॉलिटी, अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार के शासन प्रणाली के बीच का मार्ग है। निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है, गुटतंत्र संपत्ति पर आधारित होती है। देखो, निरंकुश शक्ति पर और गुटतंत्र संपत्ति पे, जबकि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होगी जो दीर्घकालीन हितों में काम करता हो। अरस्तु के न्याय 2 प्रकार में विभाजित है। संपूर्ण न्याय, देखो इस न्याय क्या से सामाजिक नैतिक से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द प्रयुक्त किया है। इसे कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। आगे विशेष न्याय, तो संशोधात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। तो ये भी क्वेश्चन पूछता कि सबसे पहले वितरणात्मक न्याय किसने दिया, तो अरस्तु ने दिया। और आधुनिक काल में पूछे कि वितरणात्मक न्याय किसने दिया, तो रॉल्स ने दिया। ठीक है, तो संशोधात्मक न्याय के विधि के अनुसार कार्य नहीं करने या राज्य द्वारा दंड दिए जाने अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग करना। वितरणात्मक न्याय क्या है, राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण करना। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। समानता का सिद्धांत समानुपातिक है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, इसलिए समानता अप्राकृतिक अवांछनीय। अरस्तु अनुपातिक समानता के विचार का समर्थन करते हैं। अरस्तु अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थन नहीं करते हैं। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्रणाली है। यूनानी में इसको जून पॉलिटिकॉन कहते हैं। जून पॉलिटिकॉन, राजनीतिक प्राणी को जून
टिकॉन बोलते हैं। यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे, जिसे एक लेसिया कहा जाता। जब सभी लोग एक साथ बैठते तो एक लेसिया कहा जाता था। यह विधायिका की भांति कार्य करती थी। अब इसमें इनके प्रमुख बुक का नाम है पॉलिटिक्स, ऑन द सोल एंड द मेमोरी, रिकॉलेक्शंस, एथेनिया, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वर्चुअल ऑफ बेसिक मेटाफिजिक्स, निकोमेचिन्स, द कैटेगरीज, टॉपिक्स, द प्रायर एनालिस्टिक्स, रियोट्स और पोएट्स। तो इतना ये दो पॉलिटी याद रखना, मेटाफिजिक्स और ये वाला निकोमेचिस एथिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा रस्तु भी टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में मैं मैकियावेली को पढ़ाऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।